उज्ज्वल शेठ ने लिखा है, कैन बीइंग इन द इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ, लिविंग इन द प्रेजेंट विदाउट पास्ट एंड फ्यूचर हेल्प इन क्रिएटिंग एफ्लुएंस? Buddha, to seek enlightenment, left the material world and his palace to find it. Buddha left the outer richness to find inner richness. Can inner richness create the situations for outer richness? Please explain this divisiveness in spirituality. उज्ज्वल लिखते हैं कि क्या वर्तमान के शाश्वत क्षण में होना बिना अतीत और भविष्य के इस जीवन में समृद्धि और ऐश्वर्य के निर्माण में सहायक होता है? बुद्ध ने जब बोध को तलाशा, अपने इनलाइटनमेंट, अपने बुद्धत्व को, तो उन्होंने जो संसार था उसे छोड़ा, अपना महल छोड़ा और बाहरी समृद्धि को छोड़कर बुद्ध आंतरिक समृद्धि की तरफ गए। पूछते हैं कि क्या ये जो आंतरिक समृद्धि है ये बाहर की समृद्धि को पैदा कर सकती है? इस विभाजन की स्थिति को स्पष्ट करें। एक्चुअल में बुद्ध का ये जो नेचुरल वे ऑफ लाइफ था उसी ने लोगों के अंदर ये डिविसिवनेस बहुत पैदा कर दी कि छोड़ना है, कुछ छोड़ना जरूरी है। लेकिन बुद्ध ने क्यों छोड़ा महल? बुद्ध क्यों गए महल से बाहर? बुद्ध ने ऐसा एग्जाम्पल क्यों लिया? हम उसकी परिस्थितियों को नहीं समझना चाहते। बुद्ध जैसा व्यक्ति इतना नासमझ नहीं हो सकता कि उसको ये बात ना हो, पता हो। ऐसा नहीं हो सकता कि बुद्ध को ये बात पता ना हो कि भाई ये तो जो है सो यही मिल सकता है, छोड़ने छाड़ने की जरूरत क्या है। लेकिन वो परिस्थितियां, वो समाज, वो ऐसा था उस समय कि बुद्ध को एक उदाहरण लोगों के लिए रखना था। वो एक गुरु की भूमिका थी, वो एक टीचर की भूमिका थी। इसलिए देखिए क्या है ना, गुरु की बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो शिष्यों को अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो तो उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा है, उसके प्रेजेंटेशन का हिस्सा है। उस समय लोग जो अपने भोग विलास में, शक्ति में उलझे हुए थे, बुद्ध को उन्हें ये बताना था एक उदाहरण से कि भाई इससे भी कुछ और अलग, व्यापक, सुंदर चीज होती है। अब वो लोग इतने लिप्त थे कि अगर बुद्ध अपने महल में बैठे बैठे ही ये बात बता देते उनको, तो वो कहते ठीक है, फिर तो हम भी ज्ञान को उपलब्ध हो गए। तमाम ऐसे लोग आज के समाज में भी मिल जाएंगे। अगर तुम उनको ये समृद्धि की बात ज्यादा समझाओगे तो यहाँ पर हमेशा तुम वो जो गणित है उसको ढूंढ नहीं पाओगे। तो किसी के पास अगर बाहरी समृद्धि होगी और बुद्ध कहेंगे आंतरिक समृद्धि से बाहरी समृद्धि तो आती है, तो वो कहेगा हमारी तो आ गई, आप अपना इनलाइटनमेंट अपने पास रखिए, हमारी तो आ गई, हम तो इनलाइटेंड हो गए। तमाम लोगों को ये लगता है। 4 पैसे किसी के पास हो जाएं, इतरा के घूमने लगता है। बुद्ध के समय में भी समस्या थी, आज भी समस्या वही है। आज भी हम लोगों की जो गुणवत्ता है उसको पदार्थ से तौलने की कोशिश करते हैं ना। और आदमी ऐसा कमजोर है, अगर वो उस ऐश्वर्य, वो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा बंगला उसके साथ ना चले तो बिल्कुल भिखारी जैसा जान पड़ता है। सब उससे निकाल लो, सड़क पे उसको चलाओ, ऐसा वो चलता है कि उसके अंदर कोई रोशनी, कोई आभा नहीं, सब जैसे लुटा पिटा सा। बुद्ध ने इसका ही उदाहरण दिखाया कि आवश्यक है चीजें लेकिन जरूरी भी नहीं है इतनी। तो जो बुद्ध हाथ में भिक्षा पात्र लेकर चलते हैं और वो उस गरिमा के साथ चलते हैं जिस पे कोई सम्राट भी फीका हो जाए, तो ये उनकी टीचिंग बिना शब्दों के सामने आ गई कि इस व्यक्ति के पास कुछ ऐसा जरूर है जो हमारे पास नहीं। ये बताना उनके लिए वहाँ पर बैठ के उस समय मुश्किल था, आज भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज भी बताने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ तौर तरीके छोड़ने पड़ते हैं, मोड़ने पड़ते हैं। ये केवल उस प्रेजेंटेशन का ढांचा है।
बाकी जो तुमने पूछा है क्या इनर रिचनेस से आउटर रिचनेस आती है, बेशक आती है। इनर रिचनेस, आंतरिक समृद्धि जो है वो उस बाहरी समृद्धि को निर्मित करती ही है, लेकिन बाहरी समृद्धि आंतरिक समृद्धि को निर्मित करेगी ही ये आवश्यक नहीं है। ये जो द्वंद्व है ये बड़ा उलझन वाला है, यहीं पर पेंच हो जाता है। मूल रूप से अगर हमें चुनना है तो हमें स्रोत या केंद्र को चुनना पड़ेगा। स्रोत, केंद्र, वो है इनर रिचनेस, आंतरिक समृद्धि। बाहरी समृद्धि पैदा कर ली जाएगी, लेकिन हमने अगर उस केंद्र या उस स्रोत को विस्मृत किया तो बाहरी समृद्धि के माध्यम से हम उसको जरूरी नहीं पैदा कर लें। ये एक द्वंद्व रहेगा। बाकी जो वर्तमान के शाश्वत क्षण में जीना, ये जो इटर्नल मोमेंट ऑफ नाउ है ना, यही तो इनर रिचनेस है। क्योंकि मटेरियल वर्ल्ड जिसको तुम कहते हो उसमें व्यक्ति कब खोता है? खोता ही वो लगातार फ्यूचर और पास्ट की बातों के चलते हुए। बातें करते हुए लोगों को सुनो, अतीत के अपने गड़े हुए मुर्दे झाड़ झाड़ कर उनकी बातें करें। कभी कभी इतनी विक्षिप्ततापूर्ण बातें तुमको लगेंगी लोगों की कि तुम अगर जरा भी संवेदनशील हो तुम क्या बात करोगे। अतीत, तुमने ये किया, तुमने वो किया, वो नहीं किया, किया किया गया, जो सामने इस समय वो महत्वपूर्ण है। फिर भविष्य कि अब क्या करेंगे, अब कौन सा झंडा गाड़ेंगे, अब क्या हम प्लान लाएंगे, कल का पता नहीं, अगले क्षण का पता नहीं किसी को। तो जो मटेरियलिज्म, एक्चुअल में मटेरियलिज्म जिसको कहा जाता है, वो ये एबनॉर्मेलिटी पास्ट और फ्यूचर के मोमेंट की है। रियल सेंस में जो मटेरियल, जिसकी मैं धन की सार्थकता की बात करता हूँ, वो है वर्तमान में जीने की बात। वर्तमान में हो, वर्तमान में तुम संसाधनों का उपयोग करते हो, उनसे कोई अतीत और भविष्य का रिश्ता नहीं। अब क्या है कि जब कोई उस वर्तमान के क्षण को जीना सीखता है, उसको पकड़ता है और अपने बुद्धा नेचर को वो जागृत करता है, तो बाहर की समृद्धि फिर फॉलो करती है, एक छाया की तरह। बुद्धा ने ये भी करके दिखाया। वो उनका कॉन्टेक्स्ट था बात को समझाने का, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे या तो प्रश्न नहीं रखे गए या रखे गए होंगे, बाद में रिकॉर्ड में नहीं रखे, कि बुद्धा क्लियर कर देते इस बात को कि भाई इसलिए हमने ये सब नहीं किया कि हमको ज्ञान वहाँ मिलना था, बाहर जंगल में पेड़ के नीचे। हमको ज्ञान अपनी चेयर पे भी मिल सकता था, अपने महल में भी मिल सकता था। ये बता सकते थे, बताया भी होगा मैं समझता हूँ, लेकिन लोग तो वही सुनना चाहते हैं जो उनको सुनना अच्छा लगता है। तो ये जो डिविसिवनेस है, उसमें एक पलायन की मनोवृत्ति भी लोगों के अंदर भर गई। इस पलायन की मनोवृत्ति ने भी देखा जाए इस देश को बहुत नुकसान दिया, बहुत आघात दिया। लोगों को लगा कि आध्यात्मिक होने का मतलब सब छोड़ के भागो, सब छोड़ के जाओ। भारत में हमने जनक का उदाहरण भी रखा था। अब जनक की पृष्ठभूमि और परिस्थितियां बहुत ही, मैं समझता हूँ, संतुलित, समृद्ध, सुंदर रही होंगी कि वो वहाँ से ही अपनी बात कह पाए होंगे, लोग समझ पाए होंगे। किससे वो कह रहे हैं, उनके सामने कौन से लोग हैं, उस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। बुद्ध के सामने जो लोग उस समय होंगे, उनके लिए उनको ये रास्ता अपनाना पड़ा होगा, लेकिन वो आवश्यक तो बिल्कुल भी नहीं था। इसको वो पहले कदम से ही जानते रहे थे। लेकिन जब हमारे सामने बुद्ध ने क्या, हमारे सामने एक और बात रखी अपनी टीचिंग में, वो भी समझ लें, वो भी अच्छी होगी। जब इनर रिचनेस और आउटर रिचनेस के बीच में हमको कुछ चुनना हो, तो बेहतर होगा इनर रिचनेस को चुनें, क्योंकि इनर रिचनेस आउटर को पैदा कर देगी, आउटर इनर को नहीं पैदा कर पाएगी। आज के वक्त में जो ये तनाव, अवसाद इतना ज़्यादा है लोगों के भीतर, वो इस चुनाव से वंचित हो जाने के कारण है। अब जैसे देखिए, ये दुनिया जो जिसमें हम लोग इस समय रूबरू हैं, हमको एक्चुअल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड, हमको वर्चुअल रिलेशंस और एक्चुअल रिलेशंस दोनों में से जब चुनना हो तो हम एक्चुअल रिलेशन और एक्चुअल वर्ल्ड ही चुनेंगे, वर्चुअल नहीं चुनना। फिर हमको वर्चुअल की अपनी उपयोगिता, उपादेयता है, लेकिन एक्चुअल तो एक्चुअल है।
अपने संबंधों में जब आए तो संबंधों में जो मौलिक गुणवत्ताएं हैं उनको चुनें, ना कि संबंधों में सुविधा, संपत्ति इनके नाम पर आप झगड़े खड़े कर लें। भाई अगर हम संबंधित हैं आपस में तो उसमें हम अगर प्रेम को चुनते हैं, जो इनर रिचनेस है, हम शांति को चुनते हैं, हम प्रसन्नता को चुनते हैं, हम एक दूसरे के प्रति करुणा को चुनते हैं, गरिमा को चुनते हैं, स्वीकार सम्मान को चुनते हैं, ये प्रक्रिया पलटकर आउटर रिचनेस के नए जो स्फीयर हैं उनको क्रिएट कर सकती, नए दायरों को पैदा कर सकती है। लेकिन अगर आप प्रेम का इनकार करते हैं, शांति का इनकार करते हैं, तो वो संबंध बिखरेंगे, वो संबंध एक्सप्लॉयटेशन के हो जाएंगे, अलग किस्म के यूटिलिटेरियन हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें। तो बुद्ध ने उस समय ये स्पष्ट चुनाव करके दिखाया कि जब हमारे पास चुनाव खड़ा होगा, ये महल, ये सम्राट या ये बोध, तो हम बोध को चुनेंगे। उधर के लोगों को ये बताने के लिए जरूरी रहा। यही बात मैं भी कहूँगा कि हाँ, वक्त आए तो यही चुनना है, लेकिन अगर हम दोनों को चुन सकते हैं तो दोनों को ही चुनें। बुद्ध जैसे संभाल कर निकल गए, ऐसे बहुत सारे लोग संभाल के नहीं निकल पाते, तमाम लोग उसमें लड़खड़ा जाते हैं और फिर एक गरीबी, एक अभाव की दुनिया, वो सब पीछा करने लगती है। तो उसको भी हमें आमंत्रण नहीं देना है, अभावों और विपन्नता की दुनिया को। हमको एक संपन्न ऐश्वर्य समाज और जीवन का निर्माण भी करना है, लेकिन प्राथमिक गुणवत्ता इनर वर्च्यूज को, सोल क्वालिटीज को, उनको ही देनी है।